बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक और ख़बर की तस्दीक हो गई है और इस दफ़ा तस्दीक की है एजाज़ सैयद साहब ने। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि, और ये पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी, जबकि कुछ और सहाफ़ी भी कह रहे थे। मुतीउल्लाह जान साहब ने इस मामले को सबसे पहले क्लियर किया था। ये जो रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई थी, शहादत इसलिए कि वो ड्यूटी पे थे। जब भी कोई ऑफिसर या कोई एहलकार ड्यूटी के ऊपर होता है और ड्यूटी पे उसकी जान चली जाए, इवन कोई आदमी अगर पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए हक हलाल कमाने के लिए घर से बाहर निकला और कहीं पे उसकी शहादत हो जाए या इंतकाल हो जाए, तो उसको शहादत ही कहा जाता है और ये शहादत है। वो ड्यूटी के ऊपर थे। तो ये जो उनकी शहादत हुई है, इसमें उन्होंने बताया कि हाशिम नाम का नौजवान है जो वो गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी के नीचे ये रेंजर्स एहलकार आए हैं जिनकी शहादतें हुई हैं। और इस शख्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसकी फैमिली के बारे में भी सारा कुछ उन्होंने बताया। एजाज़ सैयद साहब ने, उन्होंने कहा जी इनकी फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और ये जो एहलकार शहीद हुए हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें शहीद किया और जिस शख्स ने किया उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है और तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसको तो नाजरीन आप एक मरतबा फिर क्लियर कर दें कि ये बात दोबारा सामने आई है। इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो सारी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इमरान खान के बारे में जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई थी। नंबर 1, इमरान खान साहब को जेल में तंग किया जा रहा है, उनके लिए परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं और सर्दी के अंदर उनको परेशान किया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा, इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की गई है। किसी वक्त भी उनको जेल से शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है आज किया जाए, कल किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को ये फैसला हो गया है कि अडियाला जेल से निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। क्या उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, फौज अपनी कस्टडी में ले जाएगी, या किसी और जेल में भेजा जाएगा, या कुछ और इंतज़ाम किया जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ किरदार हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ रहे हैं कि उन्होंने सारा खेल कैसे खेला। होना तो ये चाहिए कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद चीज़ें करनी चाहिए थी। नंबर 1, उन्हें अस्पतालों में जाना चाहिए था, रिकॉर्ड इकट्ठा करना चाहिए था, उन्हें अपने लोगों का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें उन्होंने नहीं करवाई। तहरीक इंसाफ को प्रॉपर तरीके से अपना डाटा देना चाहिए था। अभी तक वो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुए। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के चंद जिम्मेदारान हैं जो एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं डाटा और वो दे रहे हैं। इसके अंदर देखिए, उनके पास एक पूरी सूबाई हुकूमत है, उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अली अमीन गंडापुर गए, जाके जख्मियों से मिले, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार क्या है इसके बारे में मैं आपको एक पूरी ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ कि ऐनी शाहिद है जो मखसूस वक्त तक अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ रहा। ये शख्स जब डी चौक से फायरिंग हुई तो ये शख्स डी चौक से भागा। इसने मुझे पश्तो में सारे मैसेजेस भेजे, मैंने सारे मैसेजेस को ट्रांसलेट किया है और इसने कहा कि मैं कुरान पाक पे हलफ देने के लिए भी तैयार हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ, ये शख्स काफ़ी डरा हुआ है। इसने कहा कुरान पाक पे हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि जो कह रहा हूँ वो बात 100% दुरुस्त है, जो मैंने देखा वो मैं एज इट इज़ बयान कर देता हूँ। वो कह रहे जी जब फायरिंग शुरू हुई तो बहुत तेज़ फायरिंग हो गई थी और सब लोग हवास भागता हो गए थे, लोग भागना शुरू हो गए, हम भी भागना शुरू हो गए, लाइटें बंद थीं। भागते हुए जो है सीएम की गाड़ियाँ हमारे करीब आई, सीएम साहब वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे, तो मैं एक गाड़ी पे लटक गया इनके पीछे। मैंने मुंह के ऊपर वो कपड़ा वगैरह लपेटा हुआ था और बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने लपेटे हुए थे। सीएम के अपने गार्ड्स जो है उन्होंने भी कपड़े लपेटे हुए थे कुछ ने। उन्होंने कहा जी मैं वहाँ से सीएम की गाड़ी के पीछे लटक गया और गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे वो। और थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी देखी जो पहले मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये उमर अयूब साहब की गाड़ी है और इनकी गाड़ी भी साथ ही सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी के साथ निकल रही थी। फिर वो पुल जहाँ पे नीचे अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की थी, ये उस पुल पे पहुँचे और उसको जब क्रॉस किया और वहाँ पे उस पुल पे पहुँच के अली अमीन गंडापुर ने जहाँ तकरीर की थी वहाँ आगे गाड़ियाँ और भी खड़ी थी। वहाँ जनाब वो कहते जी गाड़ियाँ रोकी और पुल के ऊपर से गाड़ियाँ आगे लेकर गए और तेज़ी से एक ब्रेक मारी तो एक सिक्योरिटी का जो लड़का था जो गंडापुर साहब की सिक्योरिटी में था, गाड़ी उसको भी जाकर लगी लेकिन वो बच गया। और इसके बाद उसने बताया जी कि लड़के को गाड़ी टच हुई लेकिन वो लड़का बच गया। अली अमीन उतरकर फ़ौरन दूसरी गाड़ी में गए जिस गाड़ी में उमर अयूब और बुशरा बीबी मौजूद थे, यानी दूसरी गाड़ी थी उसमें बुशरा बीबी और उमर अयूब दोनों पहले से मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब उतरे और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। इन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ भगाई और गाड़ियाँ उन्होंने भगाई और आगे एक जगह पहुँचे तो रास्ता बंद था, यानी पुल के दूसरी कोने पे गए, उस तरफ जाके देखा तो वह रास्ता बंद था और वो रास्ता खुला हुआ नहीं था। तो बुशरा बीबी उस वक्त गाड़ी से बाहर निकल आई और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों वापस जा रहे हो, किधर को जा रहे हो, वापस नहीं जाना।
तो जो गाड़ी थी उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग साथ गाड़ी के लटके होते हैं वो ऊपर चढ़े होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर भी आपने देखा होगा। तो उनमें से एक बंदा जो है उसने बुशरा बीबी के कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि आप गाड़ी के अंदर बैठें, और इसने ये भी बताया कि बुशरा बीबी रो रही थी और वो रोते हुए पूछ रही थी कि तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और यहाँ से क्यों भाग रहे हो। तो गाड़ी के ऊपर जो बंदा था उसने बुशरा बीबी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि बैठ जाओ गाड़ी में, और उन्होंने ज़बरदस्ती की और उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। वो फिर दोबारा गाड़ी से निकली। थोड़ी देर के बाद जब दोबारा गाड़ी से वो निकली और उन्होंने चीखना शुरू किया तो उसी सिक्योरिटी वाले ने उनके मुंह पर हाथ रख के कहा कि तुम चुप हो जाओ। किसी ने वीडियो बनाने की वहां पे कोशिश की, ये भी उस बंदे ने बताया, तो सिक्योरिटी वालों ने उसे वीडियो बनाने से रोक दिया। और एक जगह फिर दोबारा गाड़ी रुकी तो तीसरी मरतबा, क्योंकि रास्ते में रुकावटें भी थी, तो तीसरी मरतबा बुशरा बीबी ने निकल कर शोर मचाया, मगर गार्ड ने उन्हें उसी तरह मुंह पर हाथ रख के गाड़ी के अंदर डाल दिया। अली अमीन गंडापुर भी गाड़ी से उतरा और अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को खुद गाड़ी के अंदर घुसाया, उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया, और यानी तकरीबन ज़बरदस्ती है। वो जो बता रहा है, मैं उस तरह नहीं बोल रहा, लेकिन उसने उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया। और वो ये कह रहा है कि मैं वहाँ से फिर सामने कुछ पंजाबी लोग जा रहे थे, पंजाब से आए हुए, कहता है मैंने वहाँ जाके शोर मचाया कि अली अमीन गंडापुर ज़बरदस्ती बुशरा बीबी को लेकर जा रहे हैं और ये ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, वो नहीं जाना चाह रही, और मैं कुरान पर भी इसका हलफ देने के लिए तैयार हूँ। वो बार बार कह रही थी कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम लोग यहाँ पे रुको। लेकिन उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ख्वाहिश का इजहार भी किया उस दिन पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में कि बुशरा बीबी ये स्टेटमेंट दे दें कि बुशरा बीबी जो है उनको ज़बरदस्ती मैं नहीं लेकर आया। लेकिन बुशरा बीबी ने वो स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में बुशरा बीबी ने ये कहा कि मैंने जो बात करनी होगी वो मैं इमरान खान के सामने कहूँगी, क्योंकि बुशरा बीबी के लिए अब सिचुएशन ये है कि उन्हें गिरफ्तार करवाया जा सकता है, और ये ऐन मुमकिन है कि उन्हें आने वाले दिनों में गिरफ्तार करवा दिया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी तो मामला जो है वो टलेगा। उनके पास जो है वो पूरी कहानी है। अगर वो इमरान खान साहब से मिली और जाके उन्होंने सारी सच्चाई इमरान खान साहब को बताई कि किसने क्या किया और किसका क्या किरदार था और कारकुनों के साथ कैसे धोखा हुआ, तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अब इसमें जो है वो बुशरा बीबी साहब को कभी डराया जाता है उन्हें नैब के केसेस से कि आपके ऊपर नैब का केस चढ़ जाएगा और नैब आ रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए। ये खबरें भी आ रही हैं, अभी नैब ने तरदीद कर दी, हम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वज़ीर आला हाउस में नहीं गए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि वो वहाँ पे आए, उन्होंने आके बुशरा बीबी का पूछा, लेकिन अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो कह रहे हैं हम वहाँ पे नहीं गए। दूसरा ये है कि क्या बुशरा बीबी का रब्ता हो रहा है नॉर्मली लोगों के साथ? तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारा पहले अगर रब्ता था भी तो अब उनसे कोई रब्ता नहीं है। उनकी बहन ने भी इस तरह का स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले दिया था कि बुशरा बीबी से हमारा कोई रब्ता नहीं है। तो अब ये मामला वो है और उतना ही है जितना मुझे एज इट इज़ एक बंदे ने बताया, और इस बंदे का कोई ताल्लुक इस हवाले से नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा या नुकसान हो इसमें। यानी उसने जो देखा उसने हलफ लिया और उसने कहा जी मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो मैंने देखा, ना इससे ज़्यादा कुछ ना इससे कम कुछ। गाड़ी में क्या बात हो रही थी मुझे नहीं पता, अगर अंदर कोई बात किसी और तरह हो रही थी मैं नहीं जानता, लेकिन बुशरा बीबी ने 3 मरतबा शोर इस बात पे मचाया कि भाग क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हो, किधर जा रहे हो, वापस चलो और मुझे उतारो गाड़ी से। तो उनको फिर वो ज़बरदस्ती लेकर गए, लेकिन उमर अयूब ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि ये सलूक जो है बुशरा बीबी के साथ ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल अब देखें, ये उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर वो उस रात फिर इकट्ठे ही थे, फिर अगले दिन उन्होंने एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन जो मुझे एज इट इज़ बताया उस बंदे ने, जो एनी शाहिद था, मैंने वो आपको बता दिया है। और जब मैंने पॉलिटिकल कमेटी के अंदर से कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ये साबित करना चाहते हैं, उनको इस बात की बड़ी परेशानी है कि किसी तरह ये मैं साबित कर दूं कि बुशरा बीबी को उस रात में ज़बरदस्ती नहीं लेकर गया था। इसके लिए वो बुशरा बीबी की गवाही दिलवाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी ने वहाँ पे ऐसी गवाही नहीं दी। अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात हैं और उनकी सूरत हाल के हवाले से जो खदशात हैं कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, कहीं और ले जाया जाएगा, तो इसके लिए दोबारा से इस्लामाबाद में जो है वो एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन हो रहा है, पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा है, बलूचिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो शोहदा थे उनकी फातिहा कहने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। पुलिस जो है वो मुकदमे दर्ज कर रही है, जो शहीद हुए हैं लोग उनके घर वालों के ऊपर भी। और पहले BBC ने पोल खोला था, कुछ आलमी मीडिया, अल जज़ीरा है, द गार्डियन है, बाकी मीडिया ने पोल खोला था। अब जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू की एनी शराजी हैं, उन्होंने भी सानिया डी चौक का पोल खोल दिया है। कम से कम 10 शोहदा का उन्होंने कंफर्म किया कि वो डी चौक में शहीद किए गए, और उन्होंने बताया कि 110 अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए, जिनको गोलियां लगी और उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया गया।
अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल थी और अस्पतालों में कर्फ्यू लगा हुआ था। अस्पताल जो है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सके प्रोसीजर को जैसे वो करते हैं। अब इस्लामाबाद में एक और चीज़ हुई है नाज़रीन, वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की एक बैठक हुई है और ये वो सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं जो उस रात वहाँ पे मौजूद थे डी चौक में, जिन्होंने ये गोली चलती हुई देखी है, जिन्होंने जख्मियों को उठा के अस्पताल ले जाते हुए देखा है, जिन्होंने लाशें वहाँ पे देखी हैं। अब इसमें जो है उन तमाम सहाफ़ियों ने अपने अपने नोट्स इकट्ठे किए। अब यहाँ पे तकरीबन दर्जनों के करीब सहाफ़ी मौजूद थे। इनमें ज़्यादातर वो हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं। तो ये जो दर्जनों सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने अपने अपने नोट्स शेयर किए कि मैं फ़लाँ जगह पे था, मैंने ये देखा। दूसरे ने कहा जी मैं फ़लाँ जगह पे था, मैंने ये देखा। तीसरे ने बताया जी मैं फ़लाँ जगह पे था। खातून सहाफ़ी उन्होंने कहा जी मैं इस जगह पे थी, मैंने ये देखा। तो इन्होंने लाशें अपनी तरफ से काउंट की कि जी मैंने इस तरह के कपड़ों में इस तरह का एक बंदा इस इलाके का वो लगता था, उसको मैंने देखा, उसकी डेड बॉडी थी। किसी ने बताया मैंने 2 डेड बॉडीज देखी, किसी ने कहा मैंने 3 डेड बॉडीज देखी। और जब इन्होंने अपने नोट्स शेयर किए, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही सहाफ़ी ने 2-3 सहाफ़ियों ने एक ही डेड बॉडी देखी होती है, तो इन्होंने वो कंफर्म किया कि चोट किस जगह पे, यानी जो इनका क्राइटेरिया था वो ये था कि गोली किस जगह पे लगी थी, उसने कपड़े किस रंग के पहने थे, उसके साथ किस तरह के लोग थे, उसकी डेथ हो चुकी थी या वो मरने के करीब था, और यानी जितनी सारी चीज़ें इकट्ठी की और किस जगह पे आपने ये देखा। तो जब इन्होंने डाटा इकट्ठा किया तो सहाफ़ी इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने खुद अब तक 17 लाशें सिर्फ सहाफ़ियों ने देखी हैं। इसके अलावा कुछ और डाटा जब उन्होंने कलेक्ट किया तो उनका अंदाज़ा है कि लाशें 20 से ज़ायद हैं। यानी मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि हमने हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 25 के करीब लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। ये जनाब जो सहाफ़ियों ने अपनी एफर्ट की है, इसके ऊपर वो एक कंप्रीहेंसिव काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो आपके सामने आ जाएगा कि किस सहाफ़ी ने क्या देखा। इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बन रही है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इस पर काम हो रहा है कि जिस जिस सहाफ़ी ने जो जो देखा वो उसको रिपोर्ट करेगा। और जो 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दिए कि ये हमारे शहीद हो चुके हैं, वो 12 इनमें कवर हो जाते हैं। यानी सहाफ़ियों ने बताया कि ये जो नाम आए हैं ना, ये शक्लें जो हैं, इनमें से इनको हम पहचान रहे हैं और इसको मैंने देखा था, दूसरे ने कहा इसको मैंने देखा था, तीसरे ने कहा इन 2 को मैंने देखा था, तो तीसरा चौथे ने कहा जी मैंने भी इनको देखा था। तो इस तरह उन्होंने उन 12 बंदों को कंफर्म किया सहाफ़ियों ने कि बिल्कुल ये 12 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये इस साने के अंदर शहीद हुए। अच्छा, इनमें जो कुछ लोग हैं वो 26 नंबर चुंगी पे भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो डाटा जो है उसको भी इसके साथ मिलाकर देखेंगे। उनका ये कहना है कि 25 के करीब लोग, हमें शुबा है, सहाफ़ियों ने कहा कि वो शहीद हुए क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, जहाँ पे बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, वहाँ पे हम जा नहीं पा रहे थे और वहाँ पे हमें इस बात का खतरा था कि हमें भी गोलियाँ लग जाएंगी। हमने सिर्फ वो लाशें देखी है जो साइडों पे थी और मैंने सिर्फ वो लाशें देखी है जिनको वहाँ से मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो भी लाशों के ऊपर काम कर रहे थे, इस सारी सूरत हाल को देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत हो गई है और रोपकार जमा होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब तक की इतला के मुताबिक ये सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया इस्लामाबाद से कि मुतीउल्लाह जान साहब रिहा हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, सबके लिए, कि उनको पहले गायब किया गया था, लेकिन जितनी ज़ोरदार तरीके से इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने, वकला ने और सिविल सोसाइटी ने और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तंजीमों ने जिस तरह आवाज़ उठाई है, उसके बाद मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा रखना मुमकिन नहीं रहा, जबरी लापता करना मुमकिन नहीं रहा। वो फिर उसके बाद बाजियाब हो गए, लेकिन वो पुलिस के पास मिले। अब वहाँ से भी उनकी बेल हो गई है और मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अपने घर पहुँच जाएंगे और उसके बाद वो अपना रूटीन का काम शुरू करेंगे। ये तो है जी मुतीउल्लाह जान साहब का। शाकिर रवान साहब का देखें, हम सबको ना सिस्टम की ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि अगर हमारे में कोई सहाफ़ी गरीब है, हमारे में कोई सहाफ़ी जो है उसके ज़्यादा बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं है, उसके सियासतदानों से ताल्लुकात नहीं है, उसके जनाब ब्यूरोक्रेसी में वकला से, बहुत बड़े बड़े लोगों से, NGO से उसके ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, इस्लामाबाद के बड़े सहाफ़ियों से उनके ताल्लुकात नहीं है, तो फिर उस आदमी को एजेंसियां नहीं छोड़ेंगी या उसको अपने पास रखेंगी। ये गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। अब शाकिर रवान गरीब आदमी है, थोड़ा अर्सा पहले उससे नौकरी भी छीन ली। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझे फ़ोन किया कि इमरान भाई मामला ये है कि मेरी नौकरी जा रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी बात यह है कि मेरा इदारा मुझे कह रहा है कि आप ट्विटर के ऊपर जो चीज़ें लिखते हैं वो लिखना छोड़ दें। मैंने कहा जी वो आप लिखते हैं, आप उससे मुतमईन हैं? उन्होंने कहा जी मैं लिखता हूँ, बिल्कुल ठीक लिखता हूँ, अपनी ईमानदारी के साथ लिखता हूँ, मैं उससे मुतमईन हूँ, मैं उसको लिखना नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे शाकिर रवान साहब ने कहा। तो मैंने कहा यार आपकी जॉब है, आप कुछ कंप्रोमाइज़ अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, थोड़ा बहुत आपकी नौकरी का मामला है, आपका घर इससे चलता है, आपको तनख्वाह मिलती है, आप थोड़ा सा अपने आप को बैक फुट पे अगर ले जाना चाहें तो ये आपकी एक मसलियत हो सकती है।
उन्होंने कहा जी मैंने काफ़ी कोशिश की है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन वो एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खामोश करवाना उनका मकसद है। मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं नौकरी छोड़ दूंगा। वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। अब ये वो आदमी है जो कि लैंडलॉर्ड नहीं है, ये वो आदमी है जिसके पास कोई बड़ी जायदाद नहीं है, ये कमज़ोर और गरीब आदमी है जिसकी बहुत कम पहचान है। और वो आदमी जो है वो डट कर खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं मैं सच बोलूंगा। और सच बोलने की सज़ा क्या है वो आपके सामने है। उसको अगवा कर लिया है, अब वो गरीब आदमी है, वो कमज़ोर आदमी है, और माड़े देते तो गुस्सा ही बहुत आंदा है। यानी जो कमज़ोर है ये सिस्टम उसको कुचल कर रख देता है। तो वो कहते हैं ना कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, जितना कोई कमज़ोर हो उसके ऊपर उतना ही गुस्सा निकालते हैं। तो ये सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि जो शाकिर रेवान साहब के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में हमें ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए सिस्टम की कि अगर कोई जर्नलिस्ट है और वो आवाज़ उठा रहा है तो हम सबको उसके लिए भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए, उसी तरह उठानी चाहिए जैसे हम अपने लिए सोचेंगे कि अगर हमारे साथ कुछ हो तो हम आवाज़ उठाएं, या हमारे लिए लोग आवाज़ उठाएं। तो ऐसे ही हम सबको मिलकर शाकिर रेवान साहब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जनाब यास्मीन राशिद साहिबा से मेरी आज बात हुई सुबह, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा उन्हें इतना रंजीदा देखा। यानी उनकी आवाज़ रूहानसी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो रो रही हैं। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि यास्मीन राशिद जैसा पहाड़, जितनी मजबूत वो खातून है, उनकी आंखों में कभी आंसू आ पाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा मैडम क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ कि मेरे बच्चे मार दिए और मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी आज भी वो अपने लिए नहीं रो रही, वो कैंसर की पेशेंट हैं और कैंसर से लड़ रही हैं और कैद काट रही हैं बहादुरी के साथ। और जो उनका मध्य मुकाबला है, जिसको जाली फार्म 47 पे जितवाया गया था, वो दौड़ गया, बार बार दौड़ जाता है, बहाने बना के दौड़ जाता है। और ये कैंसर से भी लड़ रही हैं और उस आदमी से भी लड़ रही हैं और जीती भी हुई हैं। अब मामला ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही। मेरे दिल में बड़ी तकलीफ है इस बात की कि मेरे बच्चों का कत्लेआम किया गया है और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं जितना बेबस अब महसूस कर रही हूं, मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मुझे अपनी इस कैद से सबसे ज़्यादा नफरत अब हो रही है, वो इसलिए कि मैं बाहर अपने बच्चों के लिए या उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप बाकी मीडिया वालों को भी कहो और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब से कहो कि ये जो खून है ना बच्चों का, इसके ऊपर पर्दा ना पड़ने देना, इसके ऊपर बात करना, इसको रजिस्टर्ड करो, इसको हर जगह पर लेकर जाओ। इन्हें इंसाफ दिलाना अब हमारी जिम्मेदारी है, इन कत्लों के ऊपर पर्दा मत पड़ने देना। ये यास्मीन राशिद साहिबा के अल्फाज थे। मैं अभी उनसे बात कर रहा था तो उनका फ़ोन कट गया, मुझे उनसे और बात करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। जुल्म खलीलदाद का एक ट्वीट आया, वो अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त करना चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की है, अदालत से अहकामात लेकर दोबारा गए लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खदशात हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, और उनको तंग किया जा रहा है, उनको अजियत दी जा रही है और उनको कहीं भिजवाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब को अब अडियाला से शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन सिचुएशन इंतहाई वर्स है। ये निज़ाम हर लेवल को क्रॉस करता चला जा रहा है और जो जो चीज़ें आ रही हैं हम आपको एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे हैं नाज़रीन। यानी ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के साथ, इंसाफ के साथ, कानून के साथ, और जिस तरह लाशें छुपाने का और ज़ख्म छुपाने का एक पूरा बंदोबस्त हो रहा है, ये पाकिस्तान के किसी सूरत भी मफाद में नहीं है। बिलावल जरदारी ने बड़ी अजीब बात की। बिलावल ने कहा पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आना है सियासी, ताकि माशी इस्तेहकाम आए। अब चाहे ये इस्तेहकाम बातचीत से आए तो चाहे ये लाठी के साथ आए। ये है बिलावल की जमहूरियत। इस पर अगले वीलॉग में बात करूँगा, इस पर तसल्ली से बात करूँगा। ये जमहूरियत के अंदर छुपे हुए आमिर हैं और ये जालिम और जाबर लोग हैं। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।